हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा का जो लोक प्रशासन का पेपर है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पर खासतौर पे 6 अंक वाले आपके प्रश्न आएँगे दीर्घोत्तरात्मक, और इन्हीं के कुछ पार्ट्स जब 3 अंक वाले या 2 अंक वाले प्रश्नों में भी बँटकर आते हैं, तो उन पर हम कुछ वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैनल पर आपको सिर्फ़ हायर क्लासेस के लिए लोक प्रशासन के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, बीए के लिए, एमए के लिए, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आज हम थोड़ा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम पास में है, तो कुछ दिन हम कक्षा 12वीं पर फ़ोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जो हरियाणा बोर्ड का सैंपल पेपर है, हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो पब्लिश किया गया है, उसमें पहले 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं। कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें और प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें। इन पर बात करेंगे। मटेरियल कहीं और से नहीं लिया जाएगा। आपके जो यही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दीपक के गैस पेपर कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, वहीं से ही आपको मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है, हमारे पास ये प्रश्न है प्रधानमंत्री के बारे में, और यहाँ आपका ये कार्यपालिका वाला प्रश्न भी है। ये दिखा देता हूँ, कार्यपालिका या कार्यपालक के प्रकारों वाला। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा वही चीज़ें जो आपने पढ़ी होंगी, आपके पास गैस पेपर में है, लेकिन थोड़ा-सा समझने के हिसाब में हम बात करेंगे, ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और ख़ास तौर पे आप जब एग्ज़ाम में लिखने बैठें, तो ऐसा ना हो कि आप 4 लाइनें रट के गए हैं, तो वही 4 लाइन ही आपके पास लिखने के लिए हों। आप अपने भी कुछ उसमें विचार रख पाएँ साथ में, और जो आपके प्रश्न पत्रों को, आपके उत्तर को जो जाँच करेंगे अध्यापक आपके, उनको इम्प्रेस भी कर पाएँ, ताकि आपको अच्छे अंक मिलें। तो इन दोनों प्रश्नों में सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों की। शक्तियाँ भी इसी प्रश्न में जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो शक्तियाँ मिली होती हैं, वो कार्य करने के लिए ही मिली होती हैं। इसके अलावा उन शक्तियों का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई यूज़ नहीं होता है। वो सिर्फ़ एक आई कार्ड की तरह नहीं होती है कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये मेरी शक्तियाँ हैं। वो उनके कार्यों से ही जुड़ी होती हैं। इसलिए अगर कहीं पर भी प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया माँगा जाए या कार्यों का वर्णन माँगा जाए, तो एक ही तरह का आंसर आप उसमें दे पाएँगे। थोड़ा-सा पहले समझ लेते हैं प्रधानमंत्री के चयन के बारे में हमारे देश में क्या प्रोसीजर है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है। किस तरह से है? हमारे देश में आम चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो हमारी केंद्रीय सरकार के चुनाव होते हैं, उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। वहाँ से जिस भी दल को बहुमत मिलता है, बहुमत का अर्थ ये हो गया कि हमारी जो संसद में, लोकसभा में जितनी सीटें हैं, संसद का एक हिस्सा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उसके बाकी हिस्से होते हैं। तो लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य अगर किसी एक पार्टी को या कुछ पार्टियों के गठबंधन को मिल जाती हैं सीटें, तो वो जो है विजेता पार्टी मानी जाती है। राष्ट्रपति उसके मुखिया को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। अब अगर कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाती है, कोई एक गठबंधन का जो समूह है, वो भी गठबंधन अगर आप कहिए कि बहुमत नहीं ले पाता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए। जैसे अगर हमारे देश में हम देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा, ये 2 बड़ी पार्टियाँ हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में आगे-पीछे एक-दूसरे से रहती हैं। तो अगर मान लीजिए कि इन दोनों ही पार्टियों को या इनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, इसकी सीटें 180 हैं, इसकी सीटें 193 हैं, या उल्टा समझ लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, यहाँ पर किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे हम। तो राष्ट्रपति के पास अब ये विवेकाधिकार है कि वो पहले जो ज़्यादा सीट जीती हुई पार्टी है, उसकी तरफ से माँगे कि आप अपने मुखिया को लाइए और वो दावा पेश करे प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्रिमंडल बनाने के लिए। अगर वो कोई व्यक्ति को सामने करते हैं कि ये हमारी तरफ से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और उसके बाद उन्हें समय दिया जाता है, लगभग 30 दिन का समय दिया जाता है कि आप अपने जो है मंत्रिमंडल का गठन कीजिए। मंत्रिमंडल क्या हुआ? प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कुछ मंत्री होते हैं, जो मिलकर पूरी तरह से सरकार को चलाते हैं। प्रधानमंत्री अकेले सरकार नहीं चलाते हैं, वो सिर्फ़ उनके मुखिया के तौर पे होते हैं। कुछ विभागों के मंत्री भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सारा मंत्रिमंडल बनाने के बाद फिर वो सदन में अपना बहुमत साबित करते हैं। इस टाइम लिमिट के अंदर उन्हें वहाँ जाकर अपने पक्ष और विपक्ष में वोट गिनवाने होते हैं। अगर वो वहाँ बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने दिया जाता है, वरना लोकसभा भंग होना, फिर से चुनाव होना, या कुछ और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान हो सकते हैं। हम उन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएँगे। तो प्रधानमंत्री बन जाने के बाद अब जो-जो कार्य उसको सौंपे जाएँगे, हमारा ये प्रश्न उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, वो सभी पॉइंट्स को हम एक-एक करके देख लेते हैं। पहला कार्य प्रधानमंत्री का है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ये 2 शब्द आपको बार-बार देखने को मिलेंगे, थोड़ा-सा अंतर इसमें समझ लीजिए। प्रधानमंत्री के पास जितने भी विभाग, मंत्रालय देश को चलाने के लिए हैं, जैसे हमारे देश में ऊर्जा मंत्रालय भी है, वित्त मंत्रालय भी है, रक्षा भी है, गृह मंत्रालय भी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी विभाग होते हैं। अगर आप देखें, विदेश मंत्रालय हो गया, कर विभाग हो गया, हालाँकि ये वित्त मंत्रालय का ही पार्ट है। तो बहुत सारे ऐसे अलग-अलग विभाग या मंत्रालय होते हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके जो मंत्री होते हैं, वो और प्रधानमंत्री मिलकर एक समूह बनाते हैं, जिसे कि मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग या मंत्रालय हैं, जैसे कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग, देखिए अल्पसंख्यक आयोग वगैरह, इस तरह की जो संस्थाएँ होती हैं, उनके जो अपने-अपने विभाग होते हैं। तो इन सबको भी कोई ना कोई मंत्री जो है, इन सब का भी कोई मुखिया होता है। वो सब मंत्री और ये मंत्रिमंडल मिला के एक और बड़ा समूह बनता है, जो कि मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और कुछ विशिष्ट मंत्री, 4 या 5 ही होते हैं इसमें, उनसे मिलके बनता है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री
या कैबिनेट मंत्री, उनके राज्य मंत्री, इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी होते हैं। ये 2-3 तरह के मंत्री मिलते हैं हमारे भारत के प्रशासन की व्यवस्था में बात करें तो हम, उन सबको मिलाकर जो है एक समूह बनता है, उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो इस मंत्रिपरिषद का निर्माण करना प्रधानमंत्री का काम है। कैसे करते हैं? वो अपने पार्टी में से, या मान लीजिए अगर जैसे कि भाजपा है या कांग्रेस, दोनों ही गठबंधन की सरकारें बनाती हैं। हालाँकि ये स्वतंत्र तौर पर भी हो सकता है कि बहुमत ले आएँ देश में, लेकिन कुछ दल होते हैं जिनकी विचारधारा इनसे मेल खाती है। तो जिनकी कांग्रेस से विचारधारा मेल खाती है, उन्होंने मिलकर बना रखा है यूपीए, और जिनकी भाजपा से विचारधारा मेल खाती है, उन्होंने बना रखा है एनडीए। ये 2 गठबंधन हैं, इनके सदस्यों को भी इन्हें खुश करना पड़ता है, तो कुछ व्यक्तियों को उन दूसरी पार्टी में से लिया जाएगा, कुछ व्यक्ति इनकी अपनी पार्टी के होते हैं। उन्हें उनकी क्षमताओं के हिसाब से, उनकी इच्छाओं के हिसाब से अलग-अलग मंत्रालय बाँट दिए जाते हैं, और इस तरह से एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और फिर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। ये दोनों ही काम प्रधानमंत्री के ज़िम्मेवारियाँ हैं, उसकी शक्ति भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि कौन व्यक्ति किस विभाग का मंत्री बनेगा या किसके पास स्वतंत्र प्रभार होगा। अगला महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रियों को पद से हटाना हो। अब ऐसा तो नहीं है कि जो मंत्री बना दिए गए वो लगातार 5 साल तक सही काम ही करेंगे या कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब मंत्रियों को पद से हटाना पड़ जाए, मान लीजिए वो कोई गलत काम करते हैं, उन पर किसी तरह के आरोप लग जाते हैं या वो अच्छे से अपनी भूमिकाओं का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करके, मंत्रिमंडल का विस्तार कहा जाता है उसे। मीडिया में आपने ये टर्म कई बार सुनी होगी, अखबारों में, टीवी न्यूज़ में। वहाँ क्या किया जाता है, कुछ एक मंत्रियों को हटा दिया जाता है, कुछ एक को नया शामिल कर लिया जाता है, कुछ एक विभाग बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये सब काम भी प्रधानमंत्री की निगरानी में होता है, उसकी सुझावों के आधार पर ही होता है। विभागों का बँटवारा करना, ये हमने अभी पीछे डिस्कशन किया कि किस व्यक्ति को कौन-सा विभाग दिया जाए, उसकी क्षमताएँ क्या हैं, या किस विभाग में वो अच्छा काम कर सकता है, किस विभाग में वो बढ़िया अपना आउटपुट दे पाएगा, ये सब तय करना भी प्रधानमंत्री का कार्य है और उसकी शक्ति भी होती है ये। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं, उनकी अध्यक्षता करना। अब देखिए, प्रधानमंत्री, नाम में ही आ गया कि मंत्रियों का प्रधान, तो जितनी भी बैठकें होंगी उनका अध्यक्ष कौन होगा? वही तो होगा। तो प्रधानमंत्री का ये भी काम है कि जितनी भी अलग-अलग विभागों की, मंत्रालयों की बैठकें होती हैं, सभी मंत्रालयों की मिलकर जो बैठक होती है, जिसमें सभी मंत्री बैठकर किसी बात पर विचार करेंगे, संसद की अधिवेशन के शुरू होने से पहले या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, उन सब बैठकों में अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट भी हैं पोजीशन वाइज़, और शक्तियाँ भी उनके पास सबसे ज़्यादा होती हैं। समन्वय का कार्य। अब समन्वय का अर्थ ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसके सामने दूसरे व्यक्ति का काम या उसकी दूसरे व्यक्ति के अधिकार उससे पूछने पड़ेंगे या आड़े आते हैं, तो वहाँ पर उन दोनों को मिलकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना होता है, समन्वय करना होता है। आप अपने स्कूल के एग्जाम्पल से लेना चाहें, तो मान लीजिए किसी दिन आपके जो है मैथ्स के टीचर कोई ऐसा टॉपिक करवा रहे हैं जो कि थोड़ा लेंथी है, तो उनका पीरियड खत्म होने के बाद भी हो सकता है 5 या 10 मिनट का लेक्चर बचा हो, तो क्या होगा, साइंस के टीचर आपके जो नेक्स्ट क्लास लेने आएंगे, वो आकर उनसे बात करेंगे कि मुझे अब क्लास लेनी है, लेकिन वो कहेंगे कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है आज का लेक्चर मुझे दे दीजिए, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ अगर वो तालमेल उनका ठीक बैठ जाता है और बच्चों के फायदे के लिए वो दोनों सोच लेते हैं, तो उसे कहा जाएगा कि वहाँ पर समन्वय अच्छा है। लेकिन अगर वही दूसरे टीचर आकर कहें कि नहीं, मैं अपने टाइम का पाबंद हूँ, मैं आपको 1 मिनट भी मेरी कक्षा में नहीं पढ़ाने दूँगा, आप फिर कभी ये टॉपिक करवाइए, तो वहाँ देखिए उनका पंक्चुअलिटी तो उनकी फॉलो हो जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए उसका क्या होगा, वो टॉपिक का फ्लो टूट सकता है, तो वो समन्वय ना होने का नुकसान। तो इस तरह से हमारे देश के या किसी भी जगह के कोई भी काम देख लीजिए आप, वहाँ पर समन्वय बहुत ज़रूरी होता है, और ये समन्वय प्रधानमंत्री ही बनाता है सभी मंत्रियों के बीच में। मंत्रियों के, विभागों के, मंत्रालयों के, जहाँ भी आप इसको जोड़ना चाहें, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। ये सभी पॉइंट मैं फिर बता दूँ, वहीं दीपक की जो गाइड है आपकी, वहीं से मैं उठा रहा हूँ। इसके लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉइंट्स याद करने हैं, इनकी डिटेल में अगर आप समझ जाएँगे कि क्या लिखना चाहते हैं, तो आपको वर्ड टू वर्ड सारे प्रश्न को, सारे उत्तर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। अब राष्ट्रपति को सलाह देनी क्यों है, ये भी तो प्रश्न आ सकता है ना, क्योंकि वास्तव में हमारे देश में जो मुखिया है ना, वो राष्ट्रपति है। हालाँकि ये नाम मात्र का मुखिया कहा जाएगा पोजीशन वाइज़, लेकिन संविधान हमारे देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाता है। देश का सर्वोच्च व्यक्ति जो है, प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति है। तो इसे सलाह चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जितने भी आदेश पारित होते हैं, अभी करंट सिचुएशन की हम बात करें तो पिछले 10 साल से हमारे देश में कोई भी छोटा-बड़ा काम होता है, तो हर एक व्यक्ति जो है उसके लिए मोदी जी का नाम लेता है कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये नहीं किया। उनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उससे पहले और जो प्रधानमंत्री आए गए। लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन सारा शासन उनके नाम पर चलता है, तो उनका नाम कम सुनाई देता है। पर जितना भी प्रशासन का कार्य है, राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की मोहर लगा के फिर किया जाता है। कोई भी नया अध्यादेश होगा, कोई भी नई योजना बनाई जाएगी देश के अंदर, कुछ भी नया किया जाएगा, उसकी अनुमति राष्ट्रपति ही देते हैं। राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ये इसका कारण है इस कार्य का। ये शक्ति नहीं कही जाएगी अपने आप में, ये कार्य ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री को कार्य सौंपा गया है कि आप हर एक तरह की जो स्थिति है उसकी अच्छे से जाँच कीजिए, उसको समझिए, परखिए और सही सलाह दीजिए राष्ट्रपति को कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। करना वहाँ भी प्रधानमंत्री ने ही है, राष्ट्रपति ने सिर्फ़ अपना आदेश लेना है, उसको पालन करवाना भी प्रधानमंत्री का ही काम होगा। संसद का नेता। देखिए, संसद में अगर हम बात करें तो मैंने पहले बताया कि 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर हमारे देश की संसद कही जाती है। अगर संसद को एक पूरा शरीर माने तो ये उसके अंग हैं। यहाँ राष्ट्रपति के अलावा बाकी जो 2 हिस्से हैं, इनका नेता आप प्रधानमंत्री को कहेंगे। हालाँकि इनके स्पीकर वगैरह होते हैं, अपनी पोस्ट होती है, पर इनके नेता के तौर पर प्रधानमंत्री को ही कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पहले तो जनता ने चुनकर
एमपी बनाया है, आपका सांसद बनाया है, फिर उसे उस पार्टी के सभी सांसदों ने मिलकर अपना नेता चुना है, राष्ट्रपति ने उसे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है, तो वो संसद में एक नेता की तरह कमांड करता है, संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव देता है और कुछ अगर कहीं पर शक्तियों के प्रयोग करने की आवश्यकता है तो वो भी प्रधानमंत्री कर सकता है। लोकसभा का नेता, हमारे देश में जो 2 सदन हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा वो होती है जिसमें जनता डायरेक्ट चुनकर सांसदों को भेजती है, राज्यसभा में वो सांसद होते हैं जिन्हें ये सांसद और जो विधायक होते हैं राज्यों के, वो मिलकर चुनते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इन्हें चुना जाता है। तो राज्यसभा के सांसद जो हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री का राज्यसभा में आना जाना कम होता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री डायरेक्ट इसका एक हिस्सा होता है, एक चुना हुआ सांसद होता है, तो इसलिए लोकसभा के नेता के तौर पर भी प्रधानमंत्री अपने कार्य करता है। सरकार का नेता भी हो गया, लोकसभा का नेता भी हो गया, संसद का भी नेता हो गया वो। एक कड़ी का कार्य करता है, किसके बीच में? राष्ट्रपति के बीच में और मंत्रिमंडल के बीच में। अब देखिए, मान लीजिए देश में रक्षा से संबंधित निर्णय लिया जाना है, कोई अचानक से किसी देश के साथ हमारा युद्ध छिड़ जाए, या मान लीजिए इतना नेगेटिव हम नहीं जाते हैं, वित्त से संबंधित कोई मामला है, जैसे नोटबंदी का एग्जाम्पल आप लोग हालांकि 2016 में बहुत छोटे रहे होंगे। नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद करके और अचानक से नए 2000 के नोट और 500 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे। बहुत लंबा प्रोसेस वो चला था, काफ़ी बहुत ज़्यादा हमारे देश में उठापटक भी उसकी देखने को मिली थी, बहुत बड़ा निर्णय था ये। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारा मंत्रिमंडल जो है इसके बारे में राष्ट्रपति से मिलने गया हो कुछ। ऐसे हर एक मसले पर मंत्रिमंडल के सभी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं जाते हैं। राष्ट्रपति उनसे संबंधित मामलों के लिए भी किसको याद करेगा? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री एक कड़ी की तरह, उन लोगों के एक प्रतिनिधि की तरह, मंत्रिमंडल के एक प्रतिनिधि की तरह राष्ट्रपति के पास जाता है और कैबिनेट से यानी कि मंत्रिपरिषद से संबंधित और मंत्रिमंडल से संबंधित सभी मामलों के बारे में जानकारी भी देते हैं, उनके आदेश भी लेते हैं और उनका पालन भी करवाते हैं। तो मंत्रिमंडल को डायरेक्ट राष्ट्रपति से मिलने की जरूरत नहीं रह जाती है प्रधानमंत्री के होते हुए। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, अब क्योंकि लोकसभा के नेता कौन है? प्रधानमंत्री हैं, तो अगर लोकसभा को भंग करना पड़ जाए, अब कुछ स्थितियां होती हैं जब लोकसभा को भंग करना होता है। एक तो मैंने जैसे बताई थी कि विश्वास प्रस्ताव आएगा, अगर वहां पर ठीक से नहीं चुना जा रहा है, कोई व्यक्ति अपना बहुमत नहीं साबित कर पा रहा है, तो लोकसभा अपने आप भंग मानी जाती है। उसके अलावा बाकी स्थितियों में, जैसे मान लीजिए अभी की स्थिति, मान लीजिए हमारे देश में एक स्थायी सरकार है, अगर क्या हो कुछ एक सांसद जो है अपना समर्थन वापस ले लें इस सरकार से, तो ये जो है अल्पमत में आ जाएगी। या जब 5 साल पूरे हो जाते हैं सरकार को, अगले चुनावों की तैयारी की जानी होती है, तो उसके लिए भी लोकसभा को भंग किया जाता है। उसकी घोषणा करना एक ऑफिशियल काम होता है, एक औपचारिक कार्य होता है, तो वो काम भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करता है। नियुक्तियां करना, अब नियुक्तियां कुछ महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को नियुक्त करने के लिए, अब हर जगह नियुक्ति जो है परीक्षाओं से नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप सी, डी, ए और बी, इनके लिए जो जो भर्ती होती है, आईएएस के एग्जाम होते हैं, हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें तो एचसीएस के एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी और डी की पोस्ट के बारे में आप सुनते रहते होंगे। तो हर एक पोस्ट पर चयन के लिए ये टेस्ट नहीं होते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती है, महत्वपूर्ण मसले होते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट जो है रिक्रूट किया जा सकता है, सीधी तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। कब? जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल, वो चाहें तो किसी व्यक्ति को किसी खास पद पर नियुक्त कर सकते हैं। जैसे अब प्रधानमंत्री की हम यहाँ बात करें तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, विदेशों में जो हमारे देश के राजदूत रहते हैं, हर एक देश में हमारे देश का एक व्यक्ति जाकर हमारे देश के जो लोगों से जुड़ता है और वहाँ पर हमारे देश के जितने भी कामकाज हैं उनको संभालने के लिए राजदूत लगाए जाते हैं। हमारी जो बड़ी अदालतों में जितने भी जज यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, और भी मान लीजिए बहुत सारे आयोग स्थापित किए जाते हैं देश में समय समय पर ज़रूरतों के हिसाब से। इन सब के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको नियुक्त करने के लिए भी प्रधानमंत्री सिफारिश देता है राष्ट्रपति को। अंतिम नियुक्ति का निर्णय राष्ट्रपति को लेना होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में प्रधानमंत्री के द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को ही नियुक्त कर दिया जाता है। यही प्रशासन के काम करने का ढंग होता है। मैंने फिर पहले बताया कि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति होती है। हमारा जैसे घर में बड़े बुजुर्ग के नाम से हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल काम में उनका खुद का एक्टिव जो योगदान है वो कम होता है। इसी तरह से देश के प्रशासन में भी होता है। तो प्रधानमंत्री तय करता है कि ये व्यक्ति जो है न्यायाधीश बनेगा, ये इस आयोग का अध्यक्ष बनेगा, ये इस आयोग के सदस्य बनेंगे। अभी आपने पिछले हमारे जो आम चुनाव के दौरान देखा होगा कि उससे कुछ समय पहले हमारे देश के चुनाव आयुक्त को बदला गया था। अब ये चुनाव आयुक्त क्या है? चुनाव आयोग का अध्यक्ष है। इसे प्रधानमंत्री ने, ऐसा आरोप लगाया गया था विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री ने अपनी मनमर्जी के व्यक्ति को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति तो है कि वो किसी व्यक्ति को इस तरह से नियुक्त कर सकता है, भले ही वो राष्ट्रपति के नाम से की जा रही हो, लेकिन उसमें दखल किसका रहेगा? प्रधानमंत्री का रहेगा। एक और पॉइंट जो प्रधानमंत्री शक्ति में या कार्य में कंसीडर किया जा सकता है वो है कि सरकार का वक्ता होता है। वक्ता समझिए क्या होगा? वक्ता यानी कि जो व्यक्ति बता रहा है किसी के बारे में भी, रिप्रेजेंटेटिव आप उसे कह लीजिए, प्रवक्ता भी इसके लिए प्रयोग होता है। तो सरकार जो भी काम कर रही है सदन में, अगर कोई विपक्षी पार्टी प्रश्न उठाती है कि फलाने विभाग का जो मंत्री है वो क्या काम कर रहा है, जनता की तरफ से अगर कोई विवाद उठता है तो उसकी स्पष्टीकरण देने के लिए, या कोई और, जैसे हर साल बजट से पहले भाषण होते हैं वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के, तो अलग अलग समय पर अलग अलग जरूरतों पर जब सरकार को अपना पक्ष रखना होता है तो उसे बताने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई हो जो आकर कहे कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया। वहाँ पर वो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री अकेला ही वित्त को नहीं संभाल रहा है, रक्षा के कार्य वो अकेला नहीं देख रहा है, विदेश नीति को वो अकेला नहीं देख रहा है, देश में स्वास्थ्य की नीतियों को अकेला नहीं देख रहा है, सड़क परिवहन को, रेलवे को,
को, इन सब चीज़ों को अकेला प्रधानमंत्री नहीं देख रहा है। लेकिन जब सवाल ये आता है कि उनको बताना है किसी के सामने आके, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, भारत के लोगों के सामने, तब उसके लिए एक वक्ता चाहिए। वो वक्ता हमारे देश में कौन है? प्रधानमंत्री है। आप इसे हमारे देश का नेता भी कह सकते हैं, राष्ट्र का नेता। ये पॉइंट इसमें दे रखा है। मैं सोचता हूँ कि इससे पहले इस पर डिस्कशन हो चुका है। नाम मात्र का नेता हमारा होता है राष्ट्रपति और वास्तविक नेता हमारा होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक क्यों? क्योंकि वो कामों को करता यही है। तो ये जो 13 पॉइंट्स हैं, इसमें 12 हैं, मैंने इन दोनों को मिलाकर जो है इसमें दे रखा था, मैंने अलग अलग कर दिया। इन पॉइंट्स को अगर आप एक बार दोबारा इस वीडियो को रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन पॉइंट्स में क्या क्या डिटेल दी जा सकती है। आप अपना भी कुछ इनपुट इसमें शामिल कीजिए। और 6 नंबर वाले प्रश्नों के लिए, किसी भी तरह के हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में अगर आप लिखने के लिए, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इस तरह से प्रश्नों को अपनी लैंग्वेज में डालकर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी वर्ड लिमिट जो दी जाती है कि इतने शब्दों में पूरा करना है, आप उससे बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ बढ़ाकर, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि 150 से 200 शब्दों में वर्णन करना है, तो आप 150 को मत देखिए, आप 200, 210, 20 तक जाइए। क्योंकि बहुत बार ये होगा कि हमारी बातों को रिपीट किया जा रहा होगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम जो है एक ही वाक्य को 2 बार लिख चुके हैं या घुमा फिरा कर लिख दिया है। अगर लेकिन जो जिसने मार्क्स देने हैं ना, वो बैठकर अगर वो देख रहा होगा ढंग से, उसका मन होगा कि ठीक से चेक करूँ मैं, तो वो आपसे उस आदत से इरिटेट भी हो सकता है, नंबर भी काट सकता है। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम वर्ड लिमिट तक जाइए। इस टाइम पे अभी आपके जो है लगभग 2 महीने बचे हैं, लगभग 2 महीने, लोक प्रशासन के एग्जाम की मैं बात करूँ तो। तब तक टाइम है, आप क्या कीजिए, इस तरह से पॉइंट्स को जो है समझिए कि हर एक पॉइंट में क्या बात की जा रही है, और उनको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप आंसर शीट पे लिख कर आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। और फिर उसको आप अपने किसी सीनियर से चेक करवाइए, आप जो है अपने टीचर्स को दिखाइए, या फिर आपस में एक दूसरे को, जो जैसे कि आपका कोई ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो, वहाँ पर एक दूसरे से शेयर कीजिए कि ये देखो मैं इस तरह से इस आंसर को लिख रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस चेक कर दो। तो एक दूसरे की मदद करके आप जो है काफ़ी अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। एक बार जो बात आपने लिख दी, हो सकता है कि आपको पहले वो बात ध्यान में ना आई हो, लिखते वक्त ध्यान में आ जाए, और वो एग्जाम तक आपका बहुत फायदा करवा देगी। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो एक और निबंधात्मक प्रश्न हमारा था, वो ये है कि कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपके पास मुख्य कार्यपालक के प्रकारों का ध्यान दीजिए, वहाँ कार्यपालिका है या कार्यपालक है, उदाहरण सहित उत्तर देना। और यहाँ कार्यपालिका भी इसके अथवा में है, यानी कि कार्यपालक और कार्यपालिका दोनों के लिए आप जो है एक तरह के जो आंसर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पहले कार्यपालिका या कार्यपालक इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कार्यपालिका क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश का जो प्रशासन है, जैसे आपने फिल्मों में सुना होगा या कहीं पर भी आम कई बार मीडिया में चर्चा होती है, बोलते हैं ना कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। मैं यहाँ 3 स्तंभों की बात करूँ, चौथा स्तंभ जो है वो फ्री छोड़ दिया गया है किसी के लिए भी। प्रशासन के, लोकतंत्र के, सरकार के, किसी भी चीज़ के, सिस्टम के कह लीजिए आप, 3 जो हिस्से हैं वो सबसे कॉमन जो कहे जाते हैं, न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका। अब अगर हमारा प्रश्न कार्यपालक पर हो, तो कार्यपालिका को चलाने वाला कार्यपालक हो गया, तो इनको अलग अलग करके आप नहीं देखिए, ये शब्द भी यहाँ से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। चौथा स्तंभ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कोई मीडिया वाले अपने आप को चौथा स्तंभ बताते हैं, जनता को भी चौथा स्तंभ कहा जा सकता है, अगर जनता अपनी तरफ से जागरूक है तो। कुछ और भी हो सकता है इसमें, ये 3 परमानेंट रहते हैं। न्यायपालिका क्या हुई? अब एक बात और बता दूं मैं, कार्यपालिका हुई, विधानपालिका या न्यायपालिका, हमारे संविधान में इन तीनों को बराबर दर्जा दिया गया है। ना तो ये इससे हैवी है, ना ये इससे हल्की है, ना ये इनके दोनों के ऊपर भारी पड़ सकती है। हाँ, तीनों के तीनों संविधान से चलेंगी। ये इसको आदेश दे सकती है, ये इसको आदेश दे सकती है। न्यायपालिका के पास शक्तियाँ होती हैं आदेश देने की, विधानपालिका भी कार्यपालिका को आदेश दे सकती है। शक्तियों के हिसाब से सबसे कम आप कह लीजिए कार्यपालिका के पास होती है, इसके पास ज़्यादातर कार्य होता है आदेश की पालना करने का। आएंगे उस पर भी थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। विधानपालिका हमारे देश में अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो संसद, जिसमें मैंने अभी पिछले प्रश्न के लिए बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ गए इसके अंदर। इनका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। सदन जो है हमारे, वो कानूनों का निर्माण करते हैं। किस तरह के कानून? देश को चलाने के लिए जो अलग अलग कानून हैं, जिन्हें आप नियम कह लीजिए, जिसके लिए आप कह लीजिए कि अधिनियम बनाए जाते हैं, आयोग बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की व्याख्याएं की जाती हैं, वो सब आ गया विधानपालिका के अंदर, संसद के अंदर, जिसने कानूनों का निर्माण किया। इन कानूनों को पालन कौन करेगा, करवाएगा? कार्यपालिका करवाएगी। एग्जाम्पल पर भी आएंगे इसके। कार्यपालिका इनके आदेशों का पालन करेगी। न्यायपालिका ये देखेगी कि संसद जो कानून बना रही है या कार्यपालिका जिन कानूनों का पालन कर रही है, वो दोनों ठीक से काम कर रही है या नहीं। उनके पालन करने में या कानूनों का निर्माण करने में किसी खासतौर पर जनता के किसी व्यक्ति के या किसी एक वर्ग के हितों की अनदेखी तो नहीं हो रही है, उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा है। मोटे मोटे तौर पर ये है। न्यायपालिका होती है कानून की व्याख्या करने के लिए, कानून के जो बहुत टिपिकल, बहुत कह लीजिए कि जटिल शब्दावली वाले जो अलग अलग कानून हैं, संविधान को आप पढ़िए, किसी एक अनुच्छेद को पढ़िए, आपको खासतौर पे अभी आप क्योंकि 12वीं कक्षा के एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल शब्दावली लगेगी। बड़े बड़े वकील हमारे देश में जो है उसकी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते। तो न्यायपालिका इसीलिए बनी है कि किसी भी तरह की जो देश में गतिविधियाँ हो रही हैं वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध ना हो, उनका कोई नुकसान ना कर दे। अगर वो कोई नुकसान हुआ है तो उसको ठीक से समझना है, उस व्यक्ति को उसका न्याय दिलवाना है, ये न्यायपालिका का काम है। अब कार्यपालिका पर वापस आते हैं। कार्यपालिका जो कि आदेश की पालना करेगी, इसके 2 हिस्से होते हैं। पहली हमारी कार्यपालिका होती है राजनीतिक और दूसरी होती है प्रशासनिक। यहाँ मैं प्रकार की बजाय स्वरूप की बात कर रहा हूँ फिलहाल। राजनीतिक कार्यपालिका वो होगी जो संसद का हिस्सा होती है, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल,
जो व्यक्ति लोकसभा से सांसद होते हैं वहाँ पर बैठते हैं, या फिर राज्यसभा के सांसद भी हो सकते हैं, वहाँ बैठते हैं और विभागों को संचालन करते हैं। वो तो हो गए राजनीतिक कार्यपालिका। ये हर 5 साल में दोबारा चुने जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, चुनाव होते हैं, आपके सांसद बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, और प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, मंत्री बदल सकते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका ये आगे प्रकार में भी आएगा देखने के लिए। प्रशासनिक कार्यपालिका का अर्थ हो गया जितने भी अफसर वर्ग के व्यक्ति हैं या कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी जिसे कहा जाता है, वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। ये स्थायी व्यक्ति होते हैं। ये लगातार, जैसे मान लीजिए कोई 20 या 21 की उम्र में, या फिर 22, 23, 24 की एज में अगर उसको सिलेक्ट किया गया है सरकारी नौकरी के अंदर, वो 58 साल तक, 60 साल की उम्र पूरी होने तक नौकरी करेगा। तो ये ज़्यादातर स्थायी माना जाता है इसे। तो ये 2 तरह की कार्यपालिका हमारे देश में होती है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न पर वापस। कार्यपालिका या कार्यपालक के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? उदाहरण के सहित बताना है हमने। तो इसके जो अलग-अलग वर्गीकरण के तरीके हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। पॉइंट्स मैं यहाँ लिख दूँगा। डिटेल में देखने के लिए आप जो है इसी को रेफ़र कर लीजिए, या फिर अपना जो है थोड़ा बहुत गूगल की मदद से और एग्ज़ाम्पल भी आप इसके देख सकते हैं। मेन बात ये है कि आपको जो तात्पर्य है वो समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं। पहले प्रकार जो कार्यपालिका के हो सकते हैं, वो किस आधार पर होते हैं कि उस देश में कार्यपालिका संसद पर आधारित है, या किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर कार्यपालिका अपना काम करती है। तो जहाँ पर भी संसद होगी, संसद का अर्थ हो गया कि पहले बहुत सारे लोगों को जनता में से चुना जाएगा, वो एक पूरे समूह का निर्माण करेंगे, उसमें से फिर कुछ व्यक्ति जो है मुख्य काम को देख लेंगे। हमारे ही देश में आप देख लीजिए, हम क्या करते हैं, हम अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हम लोग सांसदों को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, एमपीज़ को हम चुनते हैं। ये एमपी मिलकर लोकसभा का निर्माण करते हैं। लोकसभा में से फिर कुछ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद बनाने में जिम्मेवारी सौंपी जाती है, फिर वो प्रशासन को चलाते हैं। संसद यहाँ प्रमुख रहती है, यानी कि प्रधानमंत्री ने अगर कोई ऐसा रूल निकाल दिया जो संसद में जिसका विरोध हो जाए, इतने लोग एकजुट हो जाएं कि वो बहुमत में आ जाएं और उसके विरुद्ध जा सकें, तो उस निर्णय को वापस लेना पड़ता है। यानी कि संसद के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है हमारे देश के अंदर। तो इस तरह की शासन प्रणाली को कहा जाता है संसदीय। अध्यक्षात्मक की बात करें तो जहाँ पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा और वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर अभी हाल ही में ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। 20 जनवरी को वो शपथ लेके फिर से अपना अगला कार्यकाल शुरू करेंगे। अमेरिका में हर जब भी चुनाव होते हैं तो उससे अगली 20 जनवरी को ही उस राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है। वहाँ प्रधानमंत्री जैसा कुछ नहीं होता। तो ये राष्ट्रपति क्या है, ये एक व्यक्ति है, ये अपनी पूरी टीम को खुद सिलेक्ट करता है और वो जिस तरह से भी काम करता है। हालाँकि संसद वहाँ पर भी है, सांसद हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट कोई भी दबाव जो है प्रधानमंत्री पर, सॉरी, राष्ट्रपति पर नहीं होता है। राष्ट्रपति अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, और क्योंकि वो एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन की तरह काम करता है, तो इसलिए इसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहा जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिए, संसदीय के लिए भारत, और भारत जैसे बहुत सारे देश हैं, और अध्यक्षात्मक के लिए अगर आप बात करें तो यूएसए। अर्थ, मेन बात यह है कि आपको इनका अर्थ समझ में आना चाहिए। अगला जो वर्गीकरण हो सकता है वो हो सकता है कि एकल और बहुल मुख्य कार्यपालक। जो मुख्य कार्यपालक है वो कोई एक व्यक्ति है या एक से ज़्यादा है, इस आधार पर भी अलग-अलग कार्यपालिकाएँ हमको देखने को मिलती हैं। कितने व्यक्ति हैं जिनके पास सत्ता केंद्रित है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली की अगर हम बात करेंगे तो वही होगा, यूपीए के कार्यकाल जो कि 2004 से 14 तक चला था, उसमें कहा जाता था कि रिमोट कंट्रोल जो है हमारे प्रधानमंत्री का किसी और के हाथ में है। डायरेक्टली हमारे देश में हमेशा से ये रहा है कि एक प्रधानमंत्री होगा, उसी के पास जो है सारी शक्तियाँ जो है वो सन्निहित होंगी। अमेरिका की जैसे बात कर लें, अभी हम बात कर रहे थे, तो अमेरिका में एकल कार्यपालिका जो है वो प्रमुख होती है, एक ही व्यक्ति होता है जिसके पास शक्ति केंद्रित होती है। भारत की हम बात करें, हालाँकि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री भारत में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखता है, लेकिन फिर भी थ्योरी की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल जो है वो प्रमुख होता है। ये सब लोग मिलकर जो फैसला लेंगे, प्रधानमंत्री उसको प्रस्तुत करता है एक तरह से। तो बहुल मुख्य कार्यपालिका का ये एग्जाम्पल कहलाएगा भारत। एकल के लिए कौन होगा? अमेरिका। ये इसी का दूसरा स्वरूप आप इसे कह लीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। संसदीय वाला बहुल है और अध्यक्षात्मक वाला एकल है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, ये कार्यपालक, अब ये इंटरेस्टिंग है। पिछले प्रश्न में हम बात कर भी रहे थे इसकी, कि कुछ व्यक्ति होते हैं या कुछ पद होते हैं जो नाम मात्र के होते हैं, उन्हें हम समाप्त नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक परंपरा का हिस्सा रहे हैं। भारत में राष्ट्रपति, हमारे देश में राष्ट्रपति वो नाम मात्र का कार्यपालक है। संविधान के सभी जो जितने भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका पालन करवाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति की है। देश को चलाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति की है, लेकिन चलाता कौन है? वास्तविक कार्यपालक, यानी कि प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति बहुत जगह देखने को मिल जाती है जहाँ पर वास्तव में कोई और काम कर रहा होता है और नाम के लिए कोई और कार्यपालक बना होता है। तो ये इसका एक और जो है अंतर का या प्रकार का एक एग्जाम्पल है। ज़्यादा डिटेल में आप इसे अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, कुछ भी का मतलब पॉइंट से रिलेटेड ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कोई गाना लिख के आ जाएंगे। हरियाणा बोर्ड में अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं कि आप पहली और आखिरी लाइन ठीक से लिख दीजिए और बीच में गाने या मूवी की स्टोरी लिखाइए और आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा अब नहीं होता है। टू द पॉइंट लिखिए, अपनी भाषा में बेशक लिखिए। आपके हो सकता है वाक्य बनाने में उतने एक्सपर्ट आप ना हो, प्रैक्टिस ना हो पाए। हालाँकि अभी समय है, प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन पर पढ़ने वाले को पता लगना चाहिए कि आप कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे संबंधित ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप अपने मन से बनाकर लिख कर आए हैं, ठीक पॉइंट से रिलेटेड बातें लिख कर आए हैं और सिर्फ इसलिए आपके नंबर काट लिए जाएंगे कि आपने वाक्य प्रॉपर नहीं बनाए। ऐसा नहीं होगा। मेरे वीडियो में ही आप देख लीजिए, कुछ एक वाक्य ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। जो मुख्य हमारा मकसद होता है वही। अगला प्रकार जो आपका यहाँ दे रखा है वो है पैतृक और निर्वाचित का। शब्दों को समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है। पैतृक का अर्थ हो गया जो पिता से, यानी कि परंपरा से कह लीजिए आप,
मिल रही है कार्यपालिका, जो शक्तियाँ परिवार के आधार पर मिल रही हैं। जिस तरह का राजतंत्र होता है ना, राजाओं के होता था कि राजा है, उसका बेटा जो है वो राजकुमार है, फिर राजा के हटने के बाद वो राजा बन जाएगा, उससे आगे उसके परिवार को शक्तियाँ मिलती रहेंगी। बहुत जगह पर अब राजतंत्र नहीं रह गया है। निर्वाचित वाला वो हो गया जिसमें चुनाव किए जाते हैं। निर्वाचन यानी कि चुनाव ही होता है, जहाँ पर चुनकर कार्यपालिका को लाया जाता है, वो निर्वाचित हो गई। और जहाँ पर पहले से चली आ रही परंपरा में ही उन्हीं की संतानों को आगे 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 जो है वो राज्य मिलता रहता है, वो पैतृक तरह की कार्यपालिका कहलाएगी। इंग्लैंड में अभी तक चलता है ये राजतंत्र। हालाँकि वहाँ के राजा या जैसे क्वीन विक्टोरिया जिनकी अभी कुछ समय पहले मृत्यु हुई, उसके पास उतनी ही शक्तियाँ जितनी भारत में राष्ट्रपति के पास है, नाम मात्र की। उनको एक इज़्ज़त बख्शने के लिए बस उन्हें रखा हुआ है, आप ये कह सकते हैं, रखा ही हुआ है, मेंटेन किया जाता है उनको। तो इसके अलावा उनके पास कोई खास शक्तियाँ नहीं होती हैं, उनके नाम पर बस शासन होता रहता है। निर्वाचित में आप बहुत सारे देशों का नाम लिख सकते हैं, जहाँ-जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, वो सब निर्वाचित ही तरह की कार्यपालिका है। अगला आपका दे रखा है इंटरेस्टिंग तानाशाह, और दूसरा क्या दिया है संवैधानिक। गैर तानाशाह कहिए आप इसे, संवैधानिक तो तानाशाह अपना संविधान बना देंगे तो वो जो कर रहे हैं वो भी संवैधानिक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर बात तो है नहीं ये। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी अगर आपने पढ़ी हो, तो राजा था, उसका दिमाग फिरा हुआ था, उसने कह दिया कि लोग दिन में सोएंगे, रात को जागेंगे, काम करेंगे। तो वो सारी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ रखी होगी आपने, पता होगा आपको। उसका सार यही निकलता है कि अगर राजा ही मूर्ख होगा तो देश में क्या होगा, देश में बंटाधार होगा। तो तानाशाह वो होते हैं जो कि आज मान लीजिए उसे सत्ता मिल गई, किसी भी तरह से मिली, चाहे उसे चुनावों के द्वारा मिली, चाहे उसने शक्ति के दम पर हासिल करी, वो उस सत्ता को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, किसी को देगा नहीं, जो जमकर बैठ जाए गद्दी के ऊपर और गैर कानूनी तरीकों से या फिर बेवकूफ़ाना तरीके से या फिर शक्ति के बल पर जो है राज करना चाहे, जनता की बातों को सुनना ना चाहे। संवैधानिक वो जहाँ पर किसी खास तरह के नियमों के आधार पर, ये संविधान कौन बनाएगा? कोई एक व्यक्ति संविधान नहीं बनाता है। हमारे देश का संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक दिन में नहीं बना। बहुत सारे समझदार लोगों ने, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने आपस में सलाह-मशवरा करके बहुत ज़्यादा मंथन के बाद संविधान बनाया है। किस लिए? ताकि उसमें कोई भी ऐसी कमियाँ ना रह जाएँ कि देश के किसी नागरिक के साथ गलत हो सके। अल्टीमेट गोल संविधान का ये है। भारत के संविधान की प्रस्तावना आप पढ़िए तो ये है कि लोग आपस में मिल-जुल कर रहें, शांति से रहें, हमारा देश जो है विकसित हो, बस इतना। उस संविधान के आधार पर अगर कोई व्यक्ति शासन कर रहा है, तो वो संवैधानिक तरह की कार्यपालिका है। तानाशाह वो जो सिर्फ़ अपनी मनमानी चलाता है। तानाशाही के आपको एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मिल जाएँगे। हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर आप देख लीजिए लाइन से तानाशाह हुए हैं। वहाँ पर यही होता रहता है, तख्ता-पलट होता रहता है आर्मी के द्वारा, या फिर वैसे भी वहाँ पर उनके मन में आया तभी वो जो है प्रधानमंत्रियों को मार देते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं। बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो चल रहा है वो देख लीजिए, वो भी तानाशाही का ही एग्ज़ाम्पल माना जाएगा। तो तानाशाह और संवैधानिक में बस इतना फ़र्क है कि जो जनता के हिसाब से चलता है, जनता के द्वारा चुना गया है और अपनी मनमर्जी ना करके संविधान को मानता हो, वो संवैधानिक कार्यपालक हो गया। और जो अपनी चलाता हो, कोरिया में किम जोंग उन, बहुत बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको, किम जोंग उन है क्या है ये, जो भी इनका नाम है, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। ये भी तानाशाह है। इसका एग्ज़ाम्पल है ये, इन्हें संवैधानिक मानने की गलती मत कीजिएगा। सुनने में आया कि ये उस पूरे देश में हेयर कट भी एक जैसा रखते हैं, पता नहीं मज़ाक में कहा जाता है कि सीरियसली है, पर तो इसी तरह की सन की चीज़ें होती हैं तानाशाहों से जुड़ी हुई। मनोनीत और निर्वाचित। देखिए निर्वाचित शब्द हमने पहले भी पढ़ा है, ये रहा, चुना हुआ, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि निर्वाचित आ गया तो ये मनोनीत क्या है? पैतृक और मनोनीत में थोड़ा-सा फ़र्क है। पैतृक होता है जहाँ पे परिवार की लाइन चलती है शासन के अंदर, यानी कि एक व्यक्ति है, जैसे ये इंग्लैंड का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो क्वीन एलिज़ाबेथ का जो परिवार है वही बहुत पहले से शासन करता आ रहा है, आगे उनके बच्चे किंग प्रिंस चार्ल्स है या जो भी उनके नाम है, वो करते रहेंगे। मनोनीत का अर्थ होता है जिसे कि सुझाव के आधार पर लगाया जाता है। जैसे हमने नियुक्तियों में बात की थी ना कि प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया कि ये व्यक्ति ये इस पद पर जाकर नियुक्त हो जाए। तो मनोनीत का अर्थ होता है एक तरह से सजेस्ट करना, सुझाव देना कि मैं इस व्यक्ति को इस पद पर बैठाना चाहता हूँ। इस तरह से अगर किसी देश में जनता या कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था ऐसी की जा रही हो कि वहाँ पर जो शासक है उसको बताया जाएगा कि आप यहाँ जाकर शासन कीजिए। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होता है और वहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो मुख्य प्रशासक होते हैं ना, वो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के प्रशासक जो हैं, मुख्य प्रशासक, उन्हें केंद्र सरकार मनोनीत करती है। प्रधानमंत्री ही मोस्टली वो किसी व्यक्ति का नाम देते हैं कि ये व्यक्ति वहाँ पर जाकर उस केंद्र शासित प्रदेश को सँभालेगा, तो वो हो गया मनोनीत तरह का कार्यपालक। निर्वाचित कार्यपालक हमारे अपने राज्य के मुख्यमंत्री मान लीजिए आप, जो फिलहाल नायब सिंह सैनी जी हैं। जनता ने उन्हें पहले एमएलए के रूप में चुना, फिर क्योंकि उनकी पार्टी के पास वोट ज़्यादा थे, सीटें ज़्यादा थी, तो उन्होंने मिलकर उस एक व्यक्ति को बोला कि ये हमारा नेता होगा, ये मुख्यमंत्री। हमारे देश के मामले में अगर हम देख लें, हमारी केंद्रीय सरकार भी निर्वाचित है। पहले हमारे देश के लोगों ने बीजेपी और उसके संगठन को बहुमत दिया, उन्होंने मिलकर फिर नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना, फिर वो प्रधानमंत्री बने। तो ये निर्वाचित वाली है। मनोनीत वाली में आ गई ज़्यादातर आपके केंद्र शासित प्रदेशों का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष जो हैं वो भी मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ हम कार्यपालिका की बात करें तो थोड़े बड़े स्केल पे बात करेंगे। एक और अंतर जो कि सबसे पहले हमने डिस्कशन कर लिया, राजनीतिक और प्रशासनिक। अब देखिए आपके गैस पेपर में आपको राजनीतिक और स्थायी लिखा मिल रहा है इसके लिए। जिसका स्वरूप है, अस्थायी होती है राजनीतिक और प्रशासनिक होती है
स्थायी कार्यपालिका क्यों होती है, मैंने पहले भी बता दिया, फिर बता देता हूँ। ये वो व्यक्ति हैं जो कि किसी तरह की परीक्षा पास करके, इंटरव्यूज़ देकर फिर चुने गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए ही इन्हें चुना जाएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये ज़्यादातर लोग 58 साल की उम्र तक और डी ग्रुप के जो लोग होते हैं, वो 60 साल की उम्र तक जो है सेवा में बने रहते हैं, कुछ परिस्थितियों के अलावा। राजनीतिक लोग, ये आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, 5 साल के बाद इन्हें एक परीक्षा फिर से देनी होती है, वो कौन-सी है? चुनावों की परीक्षा। तो इसीलिए इन्हें अस्थायी कहा जाता है। कोई कितना भी अच्छा हो, हार जाता है, जीत जाता है, फिर से बन सकता है, बहुत कुछ होता रहता है चुनाव में, आपने देखा होगा। तो इसीलिए राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका कौन-सी है, मैं फिर बता देता हूँ। हमारी संसद में जो चुने हुए सांसद हैं, उनमें से जो-जो व्यक्ति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी और बाकी मंत्री भी, वो मिलकर जो कार्यपालिका है, वो राजनीतिक कार्यपालिका है। प्रशासनिक कार्यपालिका वो होती है जिसमें अधिकारी और कर्मचारी आ जाते हैं। जितने भी मंत्रालय हैं, उनके अधीन जो है सचिवालय होते हैं, सचिवालयों के नीचे फिर निदेशालय होते हैं, उसके बाद उनके जो है फील्ड के कार्यालय होते हैं। ये सब डिटेल में बातें आपको बड़ी कक्षाओं में देखने को मिल जाएँगी। तो प्रधानमंत्री है, जैसे मान लीजिए, या कोई मान लीजिए वित्त मंत्री की हम बात कर लेते हैं, तो वित्त मंत्री के पास हो गया वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय के अधीन अलग-अलग विभाग होंगे, उन विभागों के मुखिया होते हैं सचिव, सेक्रेटरी शब्द आपने सुना होगा। वहाँ उस सेक्रेटरी से लेकर और फिर नीचे फील्ड में जहाँ पर भी वित्त विभाग का आखिरी व्यक्ति, चाहे वो कोई चपरासी है, काम कर रहा है, वो सारी कार्यपालिका है, वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। उस सचिव से जस्ट ऊपर आ जाता है मंत्री। तो मंत्री आ गया, अब वो मंत्री क्या है, वो राजनीतिक कार्यपालिका है, और क्योंकि मंत्री बदल जाते हैं तो अस्थायी है, सचिव जो है वो बने रहते हैं, इस विभाग का नहीं तो किसी और विभाग का सचिव होगा, वो स्थायी कार्यपालिका होती है। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। अगले कुछ वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को, खासतौर पे जो रिपीट पर आ रहे हैं, उनको डिस्कशन करने की। आप अपने जो 12th के एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड की, उनकी अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।